नमस्कार, आप सभी का द इटावा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री चैप्टर के फिफ्थ चैप्टर के बारे में, यानी हिस्ट्री की क्लास होगी। आज फिफ्थ चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। क्लास 10th के लिए जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ते हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन सोशल साइंस के स्टूडेंट को पता ही होगा कि आपके क्लास में सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री की क्लासेस भी आती हैं। तो हिस्ट्री का आज जो है 5वां चैप्टर यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि अपने इस चैनल पे स्टार्टिंग से लेके अब ये 5वां जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, यहाँ से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सीरीज चलती आ रही है। तो आप अगर आप न्यू हैं, इस वीडियो में नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, यानी पिछले चैप्टर आसानी से देख सकते हैं। तो यही चलते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो है यूरोप में मुद्रण का इतिहास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक आएगा जिसके अंतर्गत और भी अन्य टॉपिक हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका आता है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। प्रेस यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो होती है, उस प्रेस की बात यहाँ पे की जा रही है 19वीं सदी में। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भी कुछ टॉपिक्स आएंगे। और फिर लास्ट में आपका आता है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। राजनीति में, सामाजिक विवाद में और मुद्रण संस्कृति में किस तरह आपस में संबंध है, क्या सामंजस्य है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भी कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपका सारा का सारा सोशल साइंस का, हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा ये सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। आइए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो अपना मेन टॉपिक है वो है यूरोप में मुद्रण का इतिहास। आखिर यूरोप में मुद्रण का इतिहास किस तरह का था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मुद्रण से संबंध है, मुद्रा से नहीं। यहाँ मुद्रण से मतलब है प्रिंटिंग प्रेस से, ठीक है। किस तरह से प्रिंटिंग होती है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इतिहास में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, किस तरह से स्टार्टिंग हुई, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मुद्रण का मतलब यहाँ पे यानी कि छाप से है, छापे खाने का, आप छाप खाना जिसे बोलते हैं। किस तरह से छपाई होती थी, प्रिंटिंग होती, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा, बताया गया है कि सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज़ यूरोप पहुँचा। यानी जो सिल्क जो रूट था, सिल्क की जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिल्क जो भी कॉटन से जो सिल्क बनता था उसका व्यापार होता रहता। उसी रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में कागज़ का भी व्यापार होने लगा, और इस तरीके से चीन से जो कागज़ है वो यूरोप में आके पहुंच गया। अब जब कागज़ यहाँ पे पहुंच गया तो कागज़ का भी उपयोग कहीं ना कहीं होगा, तो उस पर लिखाई के साथ साथ छपाई का भी काम स्टार्ट होने लगा। तो 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। जो मार्को पोलो थे, उन्होंने 1925 ईस्वी में चीन में उन्होंने मुद्रण यानी कि छापे खाने के बारे में ज्ञान लिया, उसकी पढ़ाई की, स्टडी की। देन उसके बाद वो चीन से लौट के इटली में आ गए। अब इनको, मार्को पोलो को पता था किस तरह से छपाई की जाती है, किस तरह से प्रिंटिंग की जाती है। तो किताबों की जब मांग बढ़ने लगी, तो इस मांग को पूरा करने के लिए जो किताबों के जो विक्रेता थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस जो चलाते थे उनको रोजगार दिया कि आप हमारी किताबों को छापिएगा, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या हुआ, हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस की डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि हाथ से ही सब छपाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब हाथ से लिख के कंप्लीट करना, पुस्तक बनाना, ये बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज हो चुका था कि हाथ से आप कितनी पुस्तक लिखेंगे, जब प्रिंटिंग प्रेस से आसानी से बहुत सारी पुस्तकें कम समय में छप जाती थी। तो इस तरह से जो है यूरोप में मुद्रण का इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट है आपका गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग कौन थी, ये भी एक व्यापारी थे। इन्होंने भी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में ज्ञान प्राप्त किया।
ज्ञान के पर इन्होंने रिसर्च की थी। इन्होंने रिसर्च की और रिसर्च के करते करते ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो आइए जानते हैं गुटेनबर्ग के बारे में। तो योहान गुटेनबर्ग इनका पूरा नाम था। इनके पिता क्या थे, वो एक व्यापारी थे और साथ ही साथ में वो खेती भी करते थे। तो इनका जो परिवार था वो खेती पर भी फोकस था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनों को देखते थे। गांव में तेल पेरे जाते हैं, जैतून का तेल भी पेरा जाता है, सरसों से तेल निकाला जाता है। तो इनकी मशीनें होती हैं। तो वो क्या थे, ये जो गुटेनबर्ग थे वो इन सब चीज़ों को देखते रहते थे, किस तरह से मशीनों से तेल को पेरा जाता है। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें देखते गए। बाद में क्या है, उन्होंने पत्थर पे पॉलिश करना भी सीख लिया। गुटेनबर्ग ने पत्थर पे किस तरह से पॉलिश की जाती है उन्होंने ये भी कला उन्होंने सीख ली। फिर उन्होंने सुनारी के बारे में, यानी कि सुनार किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो सोने को तराशते हैं, सोने को शुद्ध करते हैं, सोने में पुताई कर, उसके बारे में उन्होंने सीखा। और बाद में आके उन्होंने शीशे पर इच्छित आकृतियाँ गढ़ना, यानी कि शीशे पे किस तरह से आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उन सब के बारे में सीख लिया। तो ये सब कुछ सीख चुके थे लगभग। फिर इन्होंने अपने दिमाग लगाया कि हाँ, अब मैंने इतना सब कुछ सीख लिया तो क्यों ना इससे हम एक प्रिंटिंग प्रेस बनाएं। तो इन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो ये थे गुटेनबर्ग। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। आविष्कार करने के बाद इन्होंने क्या किया, जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी। यानी जैतून से इन्होंने जो प्रेस बनाया था, प्रिंटिंग प्रेस, वही क्या है, प्रेस का आदर्श बनी, एक तरह के आदर्श बन गई वो। सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया और सांचे भी बनाए गए, किस तरह से आ से लेके ज्ञा तक के अक्षर और ए से लेके बी तक के अक्षर, और उनकी जो भी भाषाएं थी उस तरह के उन्होंने सांचे बना लिए, जिससे कि आसानी से एक एक अक्षर को जो है छापा जा सके। इस तरह के सांचे भी बनाए गए। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और इससे सबसे पहली जो पुस्तक छपी वह थी बाइबल। यानी कि सबसे पहली जो पुस्तक छापी गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा उनके जो है प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, वो कौन थी, वो थी बाइबल। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बाइबल छापी। और शुरू में जो भी किताबें छापी गई थी वो अपने रंग रूप में और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी ही थी। यानी कि शुरू में जो किताबें छापी गई थी वो कैसी थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे कि उनको किसी ने हाथों से ही लिखा है हो। तो इस तरह से जो है किताबें छापी गई। 1440 से 1550 के मध्य यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जब 1550 ईस्वी तक धीरे धीरे जो है यूरोप के और जो बाकी के हिस्से थे, देश थे, उसमें धीरे धीरे करके सब में छापे खाने लग गए, यानी सब में प्रिंटिंग प्रेस लग चुकी थी। चलते अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। यानी कि जब आपको पता है किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो उसके ऊपर विवाद भी होता है और लोगों की जो है भावनाएं भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती हैं और कुछ ना कुछ इसमें लोगों को भय भी लगा रहता है। उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अधिकांश लोगों को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोही और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। जो वहाँ के लोग थे, ज़्यादातर लोग, उनको ये डर था कि अगर प्रिंटिंग प्रेस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका विद्रोह होने लगेगा और जो अधार्मिक विचार वाले जो लोग थे, जो धर्म को नहीं मानते थे, उनमें जो है उनकी बढ़ोतरी होने लगेगी। तो जो धर्म सुधारक थे जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, ये कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि मार्टिन लूथर किंग कौन था, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा धर्म सुधारक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो मार्टिन लूथर थे वो कौन थे, वो एक धर्म सुधारक थे। तो आपको धर्म सुधारक पे यहाँ पे टिक करके आना है। तो जो मार्टिन लूथर तो जो एक धर्म सुधारक थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जो चर्च है उसमें किस तरह की कुरीतियाँ चलनी आ रही हैं। इन्हें किसने बताया, मार्टिन लूथर ने। अब है टेस्टामेंट के लूथर के
तजुर्बे के कारण, जहाँ तजुर्बा होगा, तजुर्बा गलत लिखा हुआ है, तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। जो टेस्टामेंट थे, उन्होंने क्या कि उन्होंने लूथर का जो तजुर्बा था, उनका जो धर्म सुधारने का जो तजुर्बा था, उस हिसाब से जब ये इन्होंने बताया, मार्टिन लूथर ने, किस तरह से ये जो कैथोलिक चर्च है, चर्च में कुरीतियाँ चली आ रही हैं, जो कि अच्छी बातें नहीं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे की जा रही हैं। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ी। जो टेस्टामेंट थे, उन्होंने लूथर को बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चर्च का क्या हुआ, विभाजन कर दिया गया। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके विपक्ष में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे धर्म सुधार, उनकी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है, धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इंक्विजिशन आरंभ किया। इंक्विजिशन एक टाइप का जो कानून है, जो नियम था, धर्म विरोधियों को सुधारने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन का आरंभ किया। यानी कि चर्च को पता चल चुका था कि यहाँ पे कुरीतियाँ बढ़ गई, तो उनको सुधारने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है इंक्विजिशन का आरंभ किया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुद्रण क्रांति और उनका असर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा हो सकता है इंटरनेट स्लो हो या कुछ स्लो हो। ये देखिएगा, मुद्रण क्रांति और उसका असर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम जानेंगे जो मुद्रण क्रांति हुई थी, यानी कि छापे खाने के आविष्कार के बाद जब मशीनें लग गई, प्रिंटिंग प्रेस लग गए, तो कुछ लोग उसके विरोध में भी थे। तो उसका किस तरह से असर हुआ, आइए इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। यानी कि जब छापे खाने आ गए, उससे किताबें छपने लगी, अखबार छपने लगी, न्यूज़पेपर्स छपने लगे, उपन्यास छपने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी। तो जब ये सारे के सारी चीज़ जब छपने लगी, तो इनको पढ़ने के लिए जो लोग थे, उनको, लोगों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पाठक वर्ग। ये सभी के लोग पैदा हो गए, यानी कि लोग अब इन चीज़ों को पढ़ने लगे थे, उनको इसमें पढ़ने में मज़ा आने लगा था। तो छपाई में लगने वाली लागत और श्रम कम हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, छपाई में लगने वाली जो लागत थी, लागत और उसमें लगने वाले जो मजदूर थे, श्रम, ये चीज़ें भी कम होने लगीं। और क्या हुआ, छपाई से किताबों की कीमत गिरी। जब छपाई, प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या धीरे धीरे किताबों की कीमत भी यहाँ पे गिरने लगी। अब बाज़ार में जो है ढेर सारी किताबें आ गई थी, हर तरफ किताबें आ गई थी। किताबें आने के साथ ही साथ जो पाठक वर्ग थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, किताबें पढ़ते, उपन्यास पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, वो भी लोग धीरे धीरे बेहतर होते चले गए। और साथ ही साथ मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी, यानी कि जो क्रांति हो रही थी उस समय, जो लोग, जनता जो सुनते थे, सिर्फ सुनते थे, अब वो भी क्या कर रहे हैं, अब वो भी किताबें पढ़ने लगे थे, उनको भी किताबें पढ़ने में मज़ा आने लगा था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी। यानी कि अब जो किताबें थी वो हर एक लोगों तक पहुंच चुकी थी। समाज के एक एक व्यक्ति, लगभग सभी लोग किताबों को पढ़ना शुरू कर चुके थे। पत्रिकाएं पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, जो भी उन्हें उपलब्ध होता था सारी की सारी चीज़ें पढ़ने लगे थे। तो इस तरह से मुद्रण के आने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, जो लोग किताबों को नहीं जानते वो लोग भी किताबों को पढ़ने लगे थे, लोगों को उनमें इंटरेस्ट आने लगा था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। यानी 19वीं सदी में भारत में किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है भारत में मुद्रण का संसार। आगे किस तरह से भारत में मुद्रण का संसार आया, किस तरह से भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में संस्कृत जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रंथ हैं लगभग सारे के सारे पहले संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। फिर उसके बाद अरबी भाषा हुई, फारसी हुई, और भी अन्य जो क्षेत्रीय भाषा, भोजपुरी है, पंजाबी है, मराठी है, मलयालम है, इस जो भी भाषाएं हैं, इन सब के बारे में क्या है, ये सारी की सारी पांडुलिपियाँ जो कृतियाँ हैं, ये सारी की सारी पुरानी परंपरा हमारे देश में चलती आ रही हैं।
इन्हीं पांडुलिपियों को, जो कि ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी, यानी कि जो किताब थे, जो ग्रंथ थे, ये पहले किस में लिखे जाते, ये ताड़ के पत्तों से बनाई हुई किताबों में लिखे जाते थे, ताड़ के पत्तों पे लिखे जाते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ये हाथ से बने कागज़ पे नकल करके बनाई जाती थी। अब ये कागज़ पे बनाए जाने लगे थे। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया गया, कागज़ों पर लिखा जाने लगा और साथ ही साथ उन पर जो कवर चढ़ाए जाने लगे, जिससे कि उनकी जो उम्र है बढ़ती, जल्दी किताबें खराब ना हो। फिर क्या हुआ, पूर्व औपनिवेशिक काल में, जब औपनिवेश काल चल रहा था बंगाल में, तो उस समय बंगाल का जो ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पे प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, यानी वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बन चुके थे, प्राइमरी स्तर पे पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगी थी। तो जब पढ़ाई होगी तो वहाँ पे भी किताबों का चलन होगा। तो क्या था, विद्यार्थियों को आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ पाते थे, उस समय के लोगों के पास किताबें उपलब्ध नहीं थी, तो उन्हीं किताबों को भी प्रिंटिंग प्रेस में धीरे धीरे करके छापा जाने लगा था। नेक्स्ट है, गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे। जो गुरु थे, जो टीचर्स थे, वो उनके पास ज्ञान था, तो अपने ज्ञान से किताबों को सुनाते थे, पढ़ते नहीं थे कि आज के जो टीचर्स वो किताबों को रख लेते हैं फिर अब पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो गुरु थे उनको सब पता रहता हमें क्या स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो उनको सब याद रहता था, तो वो क्या है, लोगों बच्चों को जो है वो सुनाते थे और स्टूडेंट भी उन्हें क्या सीख लेते थे, सुन के सीख लेते। वो उस समय लिखने की परंपरा वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई, किताबें आई, कापियाँ आई, फिर धीरे धीरे लोग जो है, स्टूडेंट जो है, इन सब चीज़ों को लिखने लगे, पढ़ने लगे और याद भी करने लगे। इस तरह से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुद्रण संस्कृति का भारत में आना। जब ये मुद्रण संस्कृति भारत में आई तो क्या क्या हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया। पुर्तगाल से जो भारत में जो धर्म प्रचारक आए थे, पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक थे, उनके साथ ही साथ वो लोग धर्म प्रचारक क्या थे, अपने साथ में प्रिंटिंग प्रेस को भी लेकर आए थे। यानी कि वो अपने प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा अपने धर्म की किताबें छापते थे, उनको जो है भारत में बांटते थे। तो ये कब हुआ था, ये 16वीं सदी के अंत में भारत में आया था। 1674 ईस्वी तक जो है कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में जो है लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में विकास होना शुरू हो गया था। तो कैथोलिक जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक भी छापी। यानी कि उन्होंने 2 शताब्दी के अंतर्गत 1979 और 1713 के अंतर्गत उन्होंने 2 किताबें छाप दी, एक तमिल में छापी, दूसरी मलयालम में छापी। किन्होंने, कैथोलिक पुजारियों ने। ये भी आपसे पूछा जाएगा। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। जो जेम्स ऑगस्ट थे उन्होंने 1780 में एक बंगाल गजट के नाम से जो समाचार पत्र चलता था उसका उन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस उसकी आरंभ की, उसको छापना शुरू कर दिया था। जो गंगाधर बाल भट्टाचार्य जी थे उन्होंने भी बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ कर दिया था। इस तरह से आपको पता, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद सभी लोग जो है किताबें छापने लगे और न्यूज़पेपर्स वगैरह सब छापने लगे थे। बंगाल गैजेट ही पहला भारतीय अखबार था। यानी कि आपसे जो कभी भी पूछा जाए भारतीय अखबार कौन सा था पहला, तो वो था बंगाल गैजेट, जिसको बंगाल गजट के नाम से भी जानते हैं। जिसको किसने छापा था, जिसको छापा था गंगाधर भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंट और गरीब जनता। आखिर प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद गरीब जनताओं का क्या हुआ उसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो मद्रास के जो शहर थे 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन मद्रास शहर में 19वीं सदी में भारत में जब छापे खाने आ गए थे, उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस हो गई थी, तब छोटी छोटी किताबें छपनी शुरू हो गई थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाने लगा था, जिनको भी गरीब लोग भी खरीद सके। यानी कि जो बड़ी बड़ी किताबें तो बेची ही जाती थी पहले से, लेकिन उनको पता था गरीब लोग भी इसको खरीद सके, इसलिए गरीबों के लिए छोटी छोटी किताबें भी
बनाई जाने लगी, उनको बेची जाने लगी। 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई। आप जो लाइब्रेरी देख रहे हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी? 20वीं शताब्दी से हुई थी। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों को पहुंचने में आसानी हो गई, यानी कि पुस्तकालयों में किताबें रखी जाने लगी, इससे लोग भी आसानी से किताबों को पढ़ सकते थे। और जो अमीर लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग पुस्तकालय बनाने लगे। उनको पता था कि अब गरीब लोग हैं वो भी पुस्तकालय में आएंगे, तो उससे वो बिजनेस के रूप में पुस्तकालय खोलने लगे, जिससे गरीब लोग भी वहाँ पे आके पुस्तकालय में आके किताबें पढ़ने लगे थे। और इससे जो है उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई थी, किनकी? अमीर लोगों की। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने, कानपुर के जो मिल के जो मजदूर थे उनका नाम था काशी बाबा, उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिख और छाप कर जाति एवं वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। कानपुर के जो मिल मजदूर थे काशी बाबा, उन्होंने 1938 में जो छोटे लोग होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं इनके बीच में जो सवाल होता है कौन छोटा कौन बड़ा, जाति की भावनाएं जो थी, इनके ऊपर उन्होंने एक किताब छापी और उसमें बताया किस तरह से छोटे लोगों का शोषण होता है बड़े लोगों के द्वारा और उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस, उन सब के बारे में समझाने की कोशिश की थी किताब के माध्यम से। किसने? कानपुर के जो मिल मजदूर थे काशी बाबा ने। ये आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जो लास्ट टॉपिक जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, उसके अंतर्गत जो हमारा लास्ट जो बड़ा टॉपिक है, एक प्रकार से उसको आप बोल सकते हैं हेडिंग, जिसको बोलते हैं लोग बड़ी हेडिंग, तो हमारा जो वो है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। यानी कि राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में किस तरह आपस में संबंध है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं आखिर प्रिंटिंग प्रेस आया और उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी लग गया, इसके ऊपर बहुत वाद विवाद भी होते थे, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 1798 के पहले तक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। जो उपनिवेशी जो शासक थे वो सेंसर को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे, यानी सेंसर बोर्ड जो होते थे उनको लेकर बहुत गंभीर नहीं थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था किताबें छपें या ना छपें, प्रिंटिंग प्रेस तब नहीं हुआ करता, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। और उस समय जो नियंत्रण लगाए जाते थे किस पे लगाए जाते थे? भारत में रहने वाले अंग्रेजों पे, जो कंपनी के बारे में भला बुरा बोलते थे, फालतू की बुराई, उनके ऊपर ही सेंसर द्वारा शासन व्यवस्था लागू थी, उनको नियंत्रित किया जाता था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेज हुकूमत का रवैया बदलने लगा। 1857 जब क्रांति हुई, प्रिंटिंग प्रेस भी स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि लोग आसानी से प्रिंटिंग प्रेस में जाकर किताबें छपा सकते थे, खरीद सकते थे और पढ़ सकते थे। तो हमारी जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो उनका रवैया बदलने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने एक एक एक्ट लगाया, प्रिंटिंग एक्ट, जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर का प्रिंटिंग एक्ट या वर्नाकुलर का प्रेस एक्ट। उसको जो है 1878 में पारित कर दिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस में समाचार पत्र और संपादकीय यानी जो छापते थे उन पर और जो समाचार जो सुनाते थे उन पर सेंसर लगाने के लिए अंकुश प्रदान की। यानी कि उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि जो समाचार पत्र छापेंगे उनके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी सेंसर बोर्ड को कोई हक नहीं है कि वो समाचार पत्र छापने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। जब देश के विरुद्ध कोई भी खबर छापी जाती तो उनको चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी भी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए। जब देश के विरुद्ध कोई खबर छापी जाती थी उनको पहले तो चेतावनी दी जाती, आप इस तरह की खबर मत छापिए, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानते थे उनकी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया बंद कर दिया जाता था और प्रिंटिंग प्रेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता और मशीनों को जब्त कर लिया जाता था। जो इस तरह से यहाँ पे वाद विवाद चलता रहता था और प्रिंटिंग प्रेस भी चलता रहता था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 11वां टॉपिक है, 11वीं स्लाइड है, और वो है इस सार्वजनिक विवाद के टॉपिक के अंतर्गत ही। वो है धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर।
अब जब धार्मिक विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगे तो प्रिंटिंग का भी दर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया भी था, ये वही चीज़ है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। जो किताबें छपती थी उनके बारे में इरेस्मस थे जो थे वो एक विद्वान थे पुनर्जागरण काल के, उनके क्या विचार थे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के विचार। तो इरेस्मस पुनर्जागरण काल के एक महान लातिन के विद्वान थे। इरेस्मस जो थे वो एक लातिन के महान विद्वान थे पुनर्जागरण काल के। उन्होंने कैथोलिक धर्म के अतिवादी स्वरूप की कड़ी आलोचना की। कैथोलिक धर्म में जो भी परंपराएं थी, जो कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ इरेस्मस जो थे वो बहुत ही उग्र हो गए थे। यानी उनको ये पसंद नहीं था कि कोई भी धर्म के खिलाफ जाए और धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले और उसके बारे में दुष्प्रचार करे। उनका मानना था कि ज़्यादातर छपी किताबें बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी हैं। उनको ये लगता था जो भी किताबें छापी जा रही वो धर्म के विरुद्ध छापी जा रही, बकवास हैं, सनसनीखेज यानी कि जो फालतू के जो सनसनी फैलाई जा रही हैं, धर्म के विरोधी हैं, अज्ञानी हैं, कोई किसी तरह का ज्ञान नहीं है, फालतू ज्ञान दिए जा रहे हैं और किसी न किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह की किताबें वहाँ पे छप रही थी। ऐसा मानते थे कौन? इरेस्मस, जो कि पुनर्जागरण काल के महान विद्वान थे। और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। और जो इस तरह की जो किताबें छपती इतनी तादाद में छप चुकी थी कि उनका किसी भी तरह का मूल्य नहीं रह जाता कि साहित्य इतिहास में उनको महत्व दिया जाए। यानी कि उनको जो किताबें थी इरेस्मस को, ये सारी की सारी किताबें बकवास लगती थी। ठीक है, आप नॉर्मल समझिए, इरेस्मस को जितने भी किताबें छप रही थी उस समय वो धर्म विरोधी लग रही थी, सारी किताबें बकवास लग रही थी, अज्ञानी किताबें लगी। उनको लगे किताबें जो है फालतू में छपी जाए, इनका कोई महत्व नहीं है। अगर छापी जाए तो धर्म के हिसाब से छापी जाए, लोगों के हिसाब से छापी जाए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो और धर्म को फ़ायदा हो। इस तरह के उनके विचार थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो वर्नाकुलर का जो एक्ट था, जो एक्ट लगाया गया था, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि, आइए जानते हैं उस एक्ट के बारे में, किस तरह के एक्ट था, इसमें अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। तो वर्नाकुलर या देसी एक्ट भी इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पे 1878 में वर्ड प्रेस एक्ट लागू किया गया। यानी जो आयरिश प्रेस का जो भी कानून था उसके ही तर्ज पे 1878 में वर्नाकुलर का इस प्रिंटिंग एक्ट को लागू किया गया, जिससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का हक मिल गया। जिससे कि जो सरकार थी वो किसी भी भाषा में छपी जो किताबें थी या पत्र, न्यूज़पेपर थे, उनके ऊपर एक्शन लेने का हक मिल गया था। यह जो कानून था, उस कानून के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस छापने की जो आज़ादी थी नॉर्मली, वो आज़ादी कहीं ना कहीं एक तरफ से ख़त्म की गई थी। यानी कि लोगों की आज़ादी ख़त्म हो सके, यानी कि लोग अपने हिसाब से हर तरह की किताबें ना छाप सकें, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सोच में महत्वपूर्ण बदलाव आया। लेकिन जब 1857 में जब क्रांति हुई तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद, इसमें जो है एक नया बदलाव आ गया। जो क्रूर अंग्रेज़ों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। उन्होंने ये कहा कि जो किताबें छप रही हैं वो हम लोगों के विरुद्ध में छप रही हैं। जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं उसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध में बातें लिखी जा रही हैं, षड्यंत्र योजनाएं बनाई जा रही हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इस एक्ट के अनुसार पहले तो अखबारों को चेतावनी दी जाती थी। पहले अखबारों को चेतावनी दी जाती थी कि आप जो है इस तरह की खबरें न छापिए, किसी के विरुद्ध में खबरें मत छापिए। जब चेतावनी नहीं मानी जाती थी तो अखबार को जो है जब्त कर लिया जाता था, मशीनों को जब्त कर लिया, और छपाई की जो मशीनें थी उनसे छीन ली जाती थी, यानी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर लिया जाता था। तो इस तरह की जो यहाँ पे वर्नाकुलर का जो एक्ट था उसको बनाया गया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें आप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। अब हमारे साथ में आप जुड़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी क्यों शुरू कर दी। जो रोमन कैथोलिक थे चर्च, उन्होंने 16वीं सदी के मध्य से
जो प्रतिबंधित किताबें हैं उनकी सूची को रखना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो क्यों किया था उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो थे उन्होंने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची बनानी शुरू कर दी थी, एक उनको रखना शुरू कर दिया था। उसके कुछ कारण थे, क्योंकि इटली के एक किसान नैनोकियो ने नई छपी किताबों के आधार पर ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाया कि रोमन कैथोलिक चर्च उसके व्यवहार से क्रुद्ध हो गया। यानी कि जो किसान थे, नैनोकियो किसान थे, उन्होंने एक किताब छापी, उसमें उन्होंने ईश्वर के बारे में और सृष्टि के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जिससे कि उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगा, जो कि चर्च के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने ये प्रतिबंधित किताबों की सूची बनानी शुरू कर, जिससे कि इन किताबों के ऊपर जो है एक्शन लिया जा सके, इन किताबों को जो है छपाई इनकी रोकी जा सके। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, उसके धर्म विरोधी विचारों और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान होकर रोमन चर्च ने प्रकाशनों और कई पुस्तक विक्रेताओं में पाबंदियाँ लगा दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, चीज़ सूची बनाई जाने लगी, जो भी किताबें छप रही थी जो धर्म विरोधी थी, चर्च के विरोधी थी, ईश्वर के विरोधी थी, इन सब किताबों की एक सूची बनाई गया कि उनको किन कौन किसी किताबें हैं उनको किस तरह के जो है प्रेस में छापा जा, उन किताबों की सूची बना के उन पर फिर एक्शन लिया गया। इस तरह किताबों को जो है बंद कर दिया गया, और जो किताबें बेच रहे थे, जो विक्रेता थे बेच रहे थे, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। कारण लिखिए, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि जो स्वराज की लड़ाई है, जो अपने देश के लिए जो लड़ाई है, वो दरअसल में अभिव्यक्ति यानी हर किसी को जो है आज़ादी मिले उसकी लड़ाई है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए लड़ाई है, और सामूहिकता आपस में मिलजुल कर उसके लिए लड़ाई है। गांधी सा क्यों कहा, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बताया गया कि गांधी जी ऐसा मानते थे कि भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी, कुछ भी आप बोल सकें, प्रेस की आज़ादी, कुछ भी आप छाप सकें अपनी किताबों में लिखने के लिए, और सामूहिकता की स्वतंत्रता, यानी कि आपस में रह सकें, मिलजुल के रह सकें, ग्रुप बना के रह सकें, यानी कि जो नेता के रूप में वो नेतृत्व करते थे लोगों का, इस तरह से ग्रुप समूह के रूप में रह सकें, इस तरह की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या है लोगों को व्यक्त किया। यानी कि लोगों को उन्होंने बताया कि लोगों को जो है भाषण की आज़ादी होनी, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लोगों को जो है अपनी बातें रखने के लिए किताबों को छापने की आज़ादी होनी चाहिए, और आपस में मिलजुल के रहने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 3 ताकतवर औजार थे, भाषा की आज़ादी, प्रिंटिंग प्रेस की आज़ादी और सामूहिकता की आज़ादी। इन्हीं के लिए उन्होंने जो है लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि स्वराज की लड़ाई, जो स्वराज की लड़ाई है, यानी कि इस देश को स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके भाषा की स्वतंत्रता पर, भाषण की स्वतंत्रता पर, प्रेस की आज़ादी पर, और सामूहिकता की स्वतंत्रता पर। यानी कि गांधी जी मानते थे कि अगर देश स्वतंत्र तभी होगा, देश को, लोगों को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब लोगों को बोलने की आज़ादी मिल जाए, कुछ भी अपने मन से लिखने पढ़ने की आज़ादी मिल जाए, छापने की आज़ादी मिल जाए, और लोगों को साथ में स्वतंत्र होकर रहने की आज़ादी मिल जाए, तभी हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो गांधी जी ने इसलिए ऐसा कहा था। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यानी जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उससे भारत में जो राष्ट्रवाद चल रहा था, देश के प्रति जो प्रेम चल रहा था, उस देश के प्रति जो भावना थी, उसमें जो है किस तरह से मदद हुई प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद। आपको पता है जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे, जो है सरकार के विरुद्ध, जो अंग्रेजी सरकार थी उनके विरुद्ध जो है कहीं ना कहीं वो बातें लिखने लगे थे, जिससे कि लोगों को ये बातें पता चल गए सके कि अंग्रेज किस तरह से लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरह के न्यूज़पेपर भी छापने लगे थे। तो ये सारे विकास हुए थे। आइए चलते हैं कुछ डिटेल में। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें कि अंग्रेजी काल में भारतीय लेखकों ने ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रेत थे। यानी कि जब अंग्रेज थे जो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय के जो लेखक थे, भारत के जो लेखक थे, उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे ऐसे किताब लिखे जिसमें कि भारत के प्रति जो है राष्ट्रीय भावना विकसित हो सके, जिससे कि लोग आपस में मिलजुल के रह सकें, लोगों को देश के प्रति प्रेम बढ़ सके।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, जिसके लोग हम सभी लोग जानते हैं। आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। लोगों ने इसमें जो है देश प्रेम की भावना का संचार किया, जिससे जो है आनंद मठ आप पढ़ेंगे तो आपको जो देश प्रेम की भावना आपके अंदर बढ़ जाएगी। वंदे मातरम जो है गीत है, उसको उन्होंने कोने कोने में पहुंचाया। आज भी हमारे देश में वंदे मातरम गीत को गाया जाता है। भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। जो हमारे देश में जो समाचार पत्र छापे जाते थे, जिनको न्यूज़पेपर कहा जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं देश को किस तरह से आंदोलन चलाया जाए, किस तरह देश को जो स्वतंत्रता दिलाई, इन सब के बारे में छापा जाने लगा था। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी नाम की जो पत्रिका थी, उसको अमृत बाजार पत्रिका भी कहते हैं। मराठा जो पत्रिका थी, द हिंदू के नाम से, टाइम्स के नाम से जो जानी जाती है, बॉम्बे टाइम्स के नाम से जो जानी जाती है, बॉम्बे समाचार, इस तरह की जो पत्रिकाएं थी वो छपने लगी थी। इन सब में क्या होता था, इन सब में देश प्रेम के बारे में सब कुछ लिखा होता था, जिससे कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जा सके और लोग आसानी से जो है स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हों। मुद्रण संस्कृति ने उन लोगों को शिक्षित करने में मदद की जो बाद में राजा राम मोहन राय तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी जैसे विभिन्न भारतीय नेताओं के सुधारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। यानी कि धीरे धीरे जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो जो विचार थे, सुभाष चंद्र बोस जी के विचार थे, मोहन राय जी के जो विचार थे, तिलक जी के विचार थे, गांधी जी के जो विचार थे, इन सारे विचारों को जो है कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से समाचार पत्रों में छापा जाने लगा, किताबें इनके ऊपर लिखी जाने लगी, जिससे कि इस तरह से देश में जो है राष्ट्र भावना का विकास हुआ था। तो मेन जो महत्व था वो राष्ट्र भावना में प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा और किताबों के द्वारा देश में देश प्रेम को बढ़ाना ही मेन जो है मोटिव हो गया था। इस तरह से जो है मुद्रण संस्कृति के द्वारा भारत में इसका विकास हो गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो लास्ट टॉपिक है वो है, प्रश्न है एक, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। 18वीं सदी में जो यूरोप के जो कुछ लोग थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया है, लोगों के बीच में जो हमारी किताबें छापी जाएंगी, उससे जो निरंकुशवाद है वो ख़त्म होगा और लोगों के अंदर जो है ज्ञान का उदय होगा, यानी लोग जागरूक होंगे और जो पुराने निरंकुशवाद जो शासन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। इसमें यही लिया गया है। अधिक संख्या में पुस्तकें छपने से पुस्तकें समाज के सभी वर्गों तक पहुंच गई थी। प्रिंटिंग प्रेस आया, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छपने लगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, समाज के लोगों तक किताबें पहुंची, समाज के लोग इन किताबों को पढ़ने लगे और जागरूक होने लगे। अब लोगों को ये पता चल चुका था कि कौन सी चीज़ें हमारे खिलाफ अच्छी हो रही, कौन सी चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही, लोगों को सब पता चल गया था। पुस्तकें सस्ती भी होती गई थी, जिससे गरीब लोग भी इनको आसानी से खरीद सकते और उनको पढ़ सकते थे। नए नए विषयों पे पुस्तकें बाजार में आने लगी थी, जिससे कि लोगों की रुचि बढ़ गई थी। लोग भी एक किताब पढ़ के बोर हो गए तो लोग भी मार्केट जाते थे और नई नई किताबों को खरीदते थे, जिससे लोगों को नियमित किताबें पढ़ने को मिलती थी और धीरे धीरे उनका जो ज्ञान भी विकसित होता है कि लोगों को नई नई चीज़ें जानने को मिली, उनके खिलाफ जो क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सब कुछ उनको जानने को मिला। इस तकों में चर्च तथा राजशाही की निरंकुश सत्ता की आलोचना की जाने लगी। ये इस्तकों जो लिखा है यहाँ पे, इस्तकों नहीं है, इसमें पुस्तकों होगा। जो पुस्तकें जो छापी जा रही थी, उन पुस्तकों में चर्च और राजशाही निरंकुशता सत्ता के बारे में बताया जाने लगा था। किस तरह से राजशाही शासन जो चल रहा है उसमें किस तरह के निरंकुश शासक हैं जो कि जनता के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन सब के बारे में लिखा जाता था और उनकी आलोचना भी की जाती थी इन पुस्तकों में, जिससे बहुत से लोग अब ये मानने लगे थे कि पुस्तकें समाज को निरंकुशवाद तथा आतंक सत्ता से मुक्त दिला सकते हैं। फिर लोगों को ये लगने लगा था हाँ अब ये किताबें ही हैं जिससे कि लोग पढ़ के ज्ञानवान हो रहे हैं, अब उन लोगों को जो है आज़ादी मिल जाएगी, जिससे कि लोगों को ज्ञान मिलेगा और लोग निरंकुश शासन की जो सत्ता है उससे आज़ाद हो सकेंगे और लोग अपने विवेक से, अपने ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ देश का विकास करेंगे और देश के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। जो लुईस थे और सेबेस्तिये, मर्सिये और मार्टिन लूथर, ये जो क्या थे, ये लोग थे समाज सुधारक थे। लुईस भी समाज सुधारक थे, सेबेस्तिये भी समाज सुधारक थे
और मार्टिन लूथर भी समाज सुधारक थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इनके बारे में। ये समाज सुधारक थे। उन लोगों ने महसूस किया कि मुद्रण संस्कृति प्रगति और जनता की राय का सबसे शक्तिशाली औजार है। इनको ये पता चल गया था कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो भी किताबें छप रही हैं, जो भी समाचार पत्र छप रहे हैं, इनसे जनता के बीच में हमारी जो भी बातें हैं वो पहुंच रही हैं। जनता भी सब कुछ धीरे धीरे जानने लगी है। ये बहुत ही शक्तिशाली औजार बने, शक्तिशाली माध्यम बन गया था, जिससे कि जनता तक अपनी बातों को पहुंचाया जाने लगा था समाज सुधारकों का। और इसीलिए इससे निश्चित रूप से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। अब उनको भी का विश्वास हो गया था, जो समाज सुधारक थे बड़े बड़े, इनको पता चल गया था हाँ अब किताबें लोगों तक पहुंच गई हैं, अब धीरे धीरे देश का विकास होगा, समाज सुधार होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।